जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो आपका 3.0 और टीआरई 4.0 एग्जाम होने वाले हैं। 4.0 एग्जाम आपका जो है अगस्त में होगा और ये टीआरई 3 का जो डेट आ गया है, इसका डेट जो है 10 से 12 जून के मध्य होने वाला है। तो आप देखेंगे आज की क्लास में जो है हम बिहार जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जितने भी जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो जनरल स्टडी हो और साइंस हो, सारे क्वेश्चन आज की क्लास में करवाए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? एग्जास्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, बिजली की चिंगारी द्वारा। ये बताना है आपको किसके द्वारा जो है ये प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके आवश्यक उच्च तापमान प्राप्त किया जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। डीजल इंजन जो है संपीड़ित गैस की जो ऊष्मा है, इसको ईंधन को ज्वलित करने के लिए प्रयोग करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? ये जो है निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो है बहुत कम होता है और बादल जो है पानी के नन्हे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनका घनत्व बहुत कम होता है और जिसकी वजह से बादल हल्के हो जाते हैं। ये जो है बहुत हल्के होते हैं, इसलिए जो है ये निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है ऊष्मारोधी सामग्रियां, आपतित और सौर विकिरण। आपतित, सौर विकिरण, अभिलेख सामग्रियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे बताना है कि इंसोलेशन जो आपका आपतन होता है, इसका क्या अर्थ होता है। इंसोलेशन का मुख्य अर्थ है आपतित और आपतित सौर विकिरण। आपतित सौर विकिरण इंसोलेशन का अर्थ होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है? डायलिसिस, विद्युत परासरण, स्कंदन, छानन। आप सभी को पता है जो डायलिसिस प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा ही रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वह प्रक्रिया जिसमें किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित सूक्ष्म कणों को पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पृथक किया जाता है, उसे भी डायलिसिस ही कहते हैं। आप इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है कहलाता है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। याद रखिएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन तथा धनायन पाए जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आयन मंडल। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से इसे ज्वाइन डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? सारी बर्फ पिघल जाएगी, सारा जल जम जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल कुछ बर्फ पिघल जाएगी। याद रखिएगा, यदि हम बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो इसमें जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, इसमें जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है? हाइपोथैलेमस, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, ये पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या भ्रूणीय। याद रखिएगा, जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें जो है तंत्रिका ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके बारे में बात करें तो तंत्रिका एवं मांसपेशियों में जन्म के बाद, मांसपेशियों में भी ऐसा होता है। तो तंत्रिका और मांसपेशियों में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। और कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका समसूत्री और अर्ध समसूत्री प्रक्रिया द्वारा विभाजित होती है। 2 टाइप से विभाजित होती है, याद रखिएगा, समसूत्री और दूसरा है अर्ध समसूत्री। अर्ध समसूत्री, इसके द्वारा कोशिका का विभाजन होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। याद रखिएगा, अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अग्नाशय जो है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो है, और अग्नाशय उदर गुहा अर्थात जो पेट की गुहा होती है, नली होती है, उसमें उपस्थित होती है। और इसमें अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथियां कोशिका होती हैं। अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की यहाँ पे ग्रंथीय कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, उसे किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? हंटिंगटन रोग, अल्जाइमर रोग, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क रक्तस्राव। याद रखिएगा, उसको जो है अल्जाइमर रोग से पीड़ित रहने की संभावना रहती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, बंबई, पटना, लखनऊ। तो आप सभी को पता है ब्रिटिश काल से पहले जो भारत है, भारत की राजधानी थी आपकी कलकत्ता, कलकत्ता थी। और ये कब बदली गई थी? 1911। 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था, 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जो जॉर्ज पंचम थे और महारानी मैरी के स्वागत में किया गया था। उस समय भारत के जो वायसराय थे, वायसराय की बात करेंगे तो वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। थे लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय भारत के वायसराय। और इन्होंने जो है उस समय लॉर्ड हार्डिंग ये भारत के वायसराय थे। और इस दरबार में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा भी हुई थी। और साथ ही बंगाली भाषी जो क्षेत्र हैं, इनको मिलाकर के एक अलग प्रांत बनाया गया। उड़ीसा और बिहार भी इसी नवीन घोषणा के आधार पर राज्य बने थे। याद रखिएगा, उड़ीसा और बिहार अलग अलग इसी घोषणा में हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? कांग्रेस के भीतर बड़े नेताओं ने इस आंदोलन का विरोध किया। कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के साथ समझौते की पहल की। चौरी चौरा गांव में सत्याग्रहियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। यही इसका प्रमुख कारण। याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौरी चौरा जो कांड हो गया था, चौरी चौरा की घटना हो गई थी, ये कब हुई थी? तो इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा घटना हो गई थी। ठीक है, और ये जो है कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और हिंसक भीड़ ने थाना जला दिया था इसमें, और 21 सिपाही जलकर इसमें मर गए थे। और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922, और ये प्रारंभ हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन या कास्ट प्लेन। याद रखिएगा, जो गंगा का मैदान है इसको जो है किस प्रकार से वर्णित किया गया है? तो जियोसिंक्लाइन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? श्रीमती मेनका गांधी, महात्मा गांधी, बलराम जाखड़, श्री चरण सिंह। याद रखिएगा, फिनिक्स जो फॉर्म है इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15। कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की स्वीकार की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलंब हो गया। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, इसमें क्या हुआ था? मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग इसमें स्वीकार की गई थी। ये ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? मार्च 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942 या जनवरी 1942? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन को जो प्रस्ताव है ये कब पारित हुआ था? अगस्त 1942 में। याद रखेंगे, अगस्त 1942 में पारित हुआ था, 8 अगस्त को। ये भी आप याद रख सकते हैं, 8 अगस्त को। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। किसने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन? किसने मतलब शुरू किया था? ये महात्मा गांधी ने बोला था। महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये किसके द्वारा लिखा गया था अगर पूछ ले
तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल कलकत्ता का, रानी दुर्गावती की लड़ाई, 1857 का संग्राम, या जलियांवाला बाग? तो याद रखिएगा जनरल डायर का नाम जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी आपको याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? ये बताना है कि कौन सी एक मीठे पानी की झील है। चिल्का, शांभर, बूलर, लोकटक? याद रखिएगा इसमें जो है जो बूलर झील है आपकी मीठे पानी की झील है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बूलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा ये बांदीपुर जिले में स्थित है। बांदीपुर जिले में स्थित है जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लियाकत अली, मोहम्मद इकबाल? याद रखेंगे इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि? तो किसका जो घनत्व है सबसे कम है वो है आपका शनि। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। क्यों? क्योंकि जो है इसके शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं, गैस के छल्ले हैं, इस वजह से इसका घनत्व बहुत कम है, सबसे कम। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इससे घनत्व की बात करेंगे तो शनि ग्रह के जो घनत्व है 5.5 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, प्रति घन सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? PAN, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन? याद रखेंगे कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो PAN ये जो है द्वितीयक प्रदूषक है। स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, ये प्राथमिक प्रदूषक है। याद रखेंगे ये जो है प्राथमिक प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ओजोन की बात करेंगे, ये ओजोन का O3 होता है और ये जो है ये भी सेकेंडरी पॉल्यूशन है, द्वितीयक प्रदूषक है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है, PAN, स्मॉग और ओजोन ये जो है तीनों द्वितीयक प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर? यहाँ पे जो है सभी के बीच में डैश है, याद रखेंगे। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है, एकदम सही। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। तो हंगुल के लिए नहीं है, ये भी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है और ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं है, ये भी हाथी के लिए है, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, खनिज, सौर ऊर्जा, बायोगैस और वन अप्रोपण। याद रखेंगे इसमें जो है खनिज की बात करेंगे तो खनिज समाप्त होने योग्य है, याद रखिएगा खनिज जो है समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, असमाप्त होने योग्य है, ठीक है। बायोगैस की बात करेंगे तो ये जो है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वन अप्रोपण करेंगे तो यहाँ पे वर्षा होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A3B4 C2 A3B4C2, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव जो बढ़ रहा है ये CO2 के कारण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न? प्रदूषण संकेतक कौन सा है? लाइकेन जो है
पर्यावरण प्रदूषण के संकेतक होते हैं, ये आप याद रखेंगे। और लाइकेन जो है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। और लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर ये नहीं उगते हैं, याद रखिएगा। और ये किसके किसके मिलकर बनते हैं, कवक प्लस शैवाल से मिलकर बनते हैं। जहां पर अधिक प्रदूषण होगा वहां पर ये नहीं उगेंगे। अगला क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। याद रखिएगा, ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ये सौर सेल। आप सभी को पता है जो सौर सेल होते हैं ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नाभिकीय ऊर्जा में विकिरण आदि के खतरे हैं, किंतु सौर ऊर्जा का प्रयोग पूर्णतः स्वच्छ और पर्यावरण को सुरक्षित रखने योग्य है। इस तरह से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। और अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। 27 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पार्क दिए हुए हैं और दूसरी तरफ मतलब वो पार्क से संबंधित राज्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दाचिंगम राष्ट्रीय पार्क है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचिंगम ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। पापीकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। सरिस्का जो है आपका राजस्थान में स्थित है। और बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। A2B1 C3D4 A2B1 बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। सभी को पता है पारिस्थितिक तंत्र की जो संकल्पना है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ठीक है, ये बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। पर्वत, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, ये गलत है। अजैविक अवयव, जीवाणु, ये भी गलत है। हरे पौधे, पारिस्थितिक तंत्र, ये सही है। और वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा से ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी ना होती है, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हरे पौधों की वजह से जो है पारिस्थितिक तंत्र अच्छा होता है, पारिस्थितिक तंत्र में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से? याद रखिएगा ये पादप संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। तब पौधों के संरक्षण से संबंधित है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो है तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में हुआ था। याद रखेंगे ये जो है 1973 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और चिपको आंदोलन का उद्घोषणा की गई थी, याद रखेंगे। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी आप याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी? तो पश्चिमी घाट जो है संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है और भारत में जैव विविधता की दृष्टि से एक संतृप्त क्षेत्र की बात करेंगे तो वो है पश्चिमी घाट। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन, आवासीय विनाश। याद रखिएगा जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण एक है और वो है आपका जो है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से इसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। मेगा डाइवर्स जो देश होते हैं इसको जाना जाता है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, ऑस्ट्रिया। याद रखेंगे जो मेगा डाइवर्स देश होते हैं उनकी बात करेंगे। मेगा डाइवर्स देशों में जो है आपका आता है ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जीवाणुओं को दर्द निवारक दवा देना, जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। याद रखिएगा, भारत में जो गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है वो है जानवरों को दर्द निवारक जो दवा देते हैं, दर्द निवारक दवा, इसके कारण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है, जो सिगरेट का धुआं होता है इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। याद रखिएगा कि जो आपका सिगरेट होती है, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाई जाती है, जो मुख्य प्रदूषक के रूप में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो सबसे अधिक जो आर्सेनिक है वो है पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आर्सेनिक जो है सबसे अधिक जो है पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में सर्वाधिक है। अगर 7 जिले सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे 7 जिलों में है पश्चिम बंगाल के। और यहाँ पे 0.5 mg से लेकर के अधिक पाई जाती है, 0.5 मिलीग्राम से अधिक पाई जाती है। ठीक है। आर्सेनिक से जो है ब्लैक फुट नामक रोग होता है। ब्लैक फुट, ये भी आप अगर कभी आपसे पूछ ले, ब्लैक फुट नामक रोग किससे होता है? ये आर्सेनिक से होता है। इसका सूत्र होता है AS। अगला प्रश्न है 37। निम्न में से इस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? 2004 से 2005, 2011 से 2012, 2012 से 13, 2013 से 2014। निम्नलिखित किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के नवीन अध्याय को जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011-12। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के नवीन अध्याय को जोड़ा गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो जैवमंडलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एकदम सही है। तो जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, गलत है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, ये भी गलत है। यहाँ पे गलत है। प्रागामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं, ये गलत है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन जल प्रवणता को दर्शाता है? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइक्लोराइन, पाइक्लोक्लाइन, हेमोक्लाइन। ये बताना है जल प्रवणता को कौन दर्शाता है, जल लवणता प्रवणता को कौन दर्शाता है। इसमें जो है सागरीय ताप प्रवणता को जो है जो दर्शाता है इसको हम बोलते हैं हेलोक्लाइन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल लवणता प्रवणता को हेलोक्लाइन दर्शाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर, जीवाश्मित पराग, वृक्ष वलय वृद्धि, इवेपोराइट निक्षेप। इससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है वो है आपका आइस कोर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आइस कोर होता है, आइस कोर के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। इसमें जो है यूके, आपका उत्तराखंड जो है ये पहला राज्य बन गया है नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है कोविड-19 टीकाकरण से, साक्षरता अभियान से, धूम्रपान निषेध से या शराबबंदी से? याद रखिएगा बिहार में जो ऑपरेशन प्रहार है ये संबंधित है शराबबंदी से। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वाणिज्य और
उद्योग मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी जो गणना करता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ, इसी को बोलते हैं सीएसओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44। आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडियन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। याद रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म होता है आईआईपी का, ये होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? अवध, जगदीशपुर, बिठूर या बैरकपुर। यहाँ पे राज्य नहीं होना चाहिए, किस जिले के होना चाहिए, किस जिले के जमींदार थे? ये जो है जगदीशपुर के जमींदार थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46। तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम या बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम। तापक्रम विलोमता का जो अर्थ है ये हो जाएगा बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजय सेन, जीवक, मनु। याद रखिएगा मगध शासक जो बिंबिसार था उसका चिकित्सक का नाम था जीवक। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुशामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, दरिया खान नुरानी। याद रखिएगा जो आपको बिहार में तुर्क सत्ता को स्थापित करने वाले वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो हैं इब्न बख्तियार खिलजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद या वीपी मंडल। याद रखिएगा बिहार के जो प्रथम गवर्नर हैं वो है आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। याद रखिएगा सत्येंद्र प्रसन्न जो सिन्हा जी हैं ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है 50 नंबर है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? जारा भगत एम बलराम भगत, सिद्धू एम कान्हू, गौरक्षवी भगत एम केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एम कोरा मलाया। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगर किसी को इसका आंसर नहीं आता है तो वो कमेंट करके इसमें पूछ सकता है। इसकी पीडीएफ अगर आप सभी को चाहिए तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप सर्च करके भी प्राप्त कर सकते हैं विद्यालय एजुकेशन। आप जो है टेलीग्राम चैनल में जाकर के विद्यालय एजुकेशन अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।